नमस्कार बच्चों। आज हम आप लोगों को प्रक्षेप गति पढ़ाएंगे। प्रक्षेप गति क्या होता है। तो इससे पहले हमने आप लोगों को समतलीय गति बताई थी। तो समतलीय गति में क्या होता है कि जब कोई कण एक समतल में या द्विविमीय गति, समतलीय गति को ही दूसरा नाम होता है द्विविमीय गति। तो जब कोई कण एक समतल में गति करता है तो उसे हम कहते हैं समतलीय गति। तो समतल का मतलब होता है कोई एक प्लेन में गति कर रहा है, मतलब एक समतल कह सकते हैं जिसमें दो अक्षें होती हैं, एक्स या वाई हो सकती है, या वाई जेड तल में गति कर रहा हो या जेड एक्स तल में, तो वो समतलीय गति है। तो मतलब जो समतलीय गति है वही प्रक्षेप गति होती है। प्रक्षेप गति भी एक समतल में होती है, लेकिन प्रक्षेप गति की डेफिनेशन क्या होगी ये समझेंगे। जैसे हमने देखा होगा गेंद जब फेंकते हैं क्रिकेट में, जब गेंदबाज क्या करता है गेंद को फेंकता है, तो गेंद जब फेंकी जाती है गेंद क्रिकेट में तो वह इस तरह से आके गिरती है। तो उस प्रक्षेप गति में क्या होता है कि पिंड को ऊर्ध्व दिशा से भिन्न दिशा में फेंका जाता है। दो दिशाएं होती हैं, क्षैतिज दिशा और ऊर्ध्व दिशा। क्षैतिज ए होता है, इस तरह का होता है, और ऊर्ध्व का मतलब होता है ऊपर की ओर। जैसे जो कमरे का फर्श है वो क्षैतिज होता है और कमरे की जो दीवार है वो ऊर्ध्व है। अगर गेंद को हम सीधा ऊपर की ओर फेंके तो गेंद क्या होगा, सीधा नीचे की ओर गिर जाएगी। और गेंद को हम क्या करते करें, फर्श पर सीधा लुढ़का दें तो गेंद क्या हो जाएगी, सीधा आगे लुढ़कती हुई आगे की ओर जाएगी और कुछ दूरी जाकर रुक जाएगी। तो हम पिंड को ना तो क्षैतिज दिशा में फेंक रहे हैं ना ही ऊर्ध्व दिशा में फेंक रहे हैं। किसी पिंड को ऊर्ध्व दिशा से भिन्न दिशा में फेंके, मतलब इस तरह से अगर हम फेंकेंगे तो वह पिंड क्या होगा, एक वक्र पथ पर गति करेगा। जैसे गेंदबाज जब क्रिकेट में गेंद को फेंकता है तो वह क्या करता है, ना तो क्षैतिज में फेंकता है ना ही ऊर्ध्व में, क्षैतिज और ऊर्ध्व से कुछ कोण पर फेंकता है। तो वह क्या होती है, गेंद वक्र पथ पर गति करने लगती है। तो क्या होगा कि जब वह वक्र पथ पर गति करेगी तो गुरुत्वीय त्वरण के अंतर्गत गेंद क्या होगी, नीचे की ओर आने लगेगी, तो वह गुरुत्वीय त्वरण के अंतर्गत गति करने लगेगी। यह गति कहलाती है प्रक्षेप गति। इस गति को क्या कहा जाता है, प्रक्षेप गति। और इस प्रकार का जो पथ बनेगा गति में वो पथ कहलाता है प्रक्षेप का पथ। तो अब हम देखेंगे कि जैसे एक क्वेश्चन आता है कि जो प्रक्षेप का पथ है, प्रक्षेप गति में पिंड में जो गति का मतलब कोई भी गति करती है वस्तु, उसका जो पथ होता है वो पथ परवलयाकार होता है, ये हमें सिद्ध करना है। तो यहाँ पर देखो जैसे हमने चित्र बनाया है, ये एक्स अक्ष हो गई और ये हो जाती है वाई अक्ष। अब हम क्या करते हैं, जब भी कोई पिंड प्रक्षेप गति कर रहा होता है तो वह क्षैतिज और ऊर्ध्व से कुछ भिन्न दिशा में फेंका जाता है। तो यहाँ पर हम पिंड को यू वेग से थीटा कोण पर फेंक रहे हैं। तो जब हम पिंड को यू वेग से क्षैतिज से थीटा कोण पर फेंकेंगे तो इस यू वेग के क्या होगा कि जब पिंड को हम यू वेग से थीटा कोण पर पिंड को फेंक देंगे तो पिंड इस तरह से आकर ऐसा गिरेगा, इस तरह से पिंड गति करेगा। ठीक है, अब इस यू वेग के क्या होंगे, घटक हो जाएंगे। तो घटक करने के लिए हम क्या करते हैं, दोनों अक्षों पर लंब डालेंगे। यहाँ से इस दिशा में लंब डालेंगे और यहाँ से इस दिशा में लंब डालेंगे। तो जो एक्स अक्ष की दिशा में यू का घटक होगा उसे यू एक्स लिखेंगे और जो वाई अक्ष की दिशा में यू का घटक होगा उसे यू वाई लिखेंगे। घटक करना हमने आप लोगों को बताया है। जो घटक थीटा के जस्ट बगल वाला होता है उसमें कॉस लगता है और जो घटक थीटा से दूर वाला होता है उसमें साइन लगता है। तो यहाँ जो बेग का यू एक्स है ये बेग का क्षैतिज घटक होगा, थीटा के बगल वाला इसलिए इसमें लग जाएगा कॉस। तो यू एक्स इक्वल यू कॉस थीटा। और बेग का जो ऊर्ध्व घटक है यू वाई वो थीटा से दूर वाला है इसलिए इसमें लग जाएगा साइन। तो यू वाई बराबर यू साइन थीटा। तो ये तो हमने बेग के घटक कर दिए। तो जब हम क्षैतिज से थीटा कोण पर इस वस्तु को फेंकेंगे तो वह इस तरह से आके ऐसी गिरेगी। अब होगा क्या कि जब हम पिंड को इस तरह से फेंकेंगे थीटा कोण पर तो गति प्रक्षेप गति होने लगेगी। अब जब यह पिंड प्रक्षेप गति करेगा तो हम देखेंगे कि ये जो क्षैतिज घटक है, इस क्षैतिज घटक पर गुरुत्वाकर्षण बल का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो तो या तो ऊपर मतलब वस्तु ऊपर जाए या नीचे आए जब लगता है, और क्षैतिज दिशा में अगर वस्तु गति कर रही है तो गुरुत्वाकर्षण बल तो लगेगा नहीं, और जब तक बल नहीं लगेगा तो वस्तु में त्वरण उत्पन्न नहीं होगा। जब त्वरण उत्पन्न होता है तो क्या होता है, उसके वेग में परिवर्तन होता है। तो यूएस जो क्षैतिज घटक है तो ये क्षैतिज घटक पर कोई भी बल नहीं लग रहा है, इस कारण इसका जो क्षैतिज घटक है वो पूरी गति के दौरान अपरिवर्तित रहेगा, यानी क्षैतिज घटक में क्या होगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन जो पिंड का ऊर्ध्व घटक है युवाई, ये युवाई जो घटक है वो पूरी गति के दौरान परिवर्तित होता रहेगा। क्यों होता रहेगा युवाई घटक परिवर्तित,
क्योंकि युवाई जो घटक है उस पर गुरुत्वाकर्षण बल का प्रभाव पड़ेगा, और जब गुरुत्वाकर्षण बल का प्रभाव पड़ेगा तो बल के कारण त्वरण उत्पन्न होता है और त्वरण से वेग में परिवर्तन होता है। इसलिए युवाई जो घटक है वो निरंतर परिवर्तित होता रहेगा। जैसे हम देखें कि पिंड पहले इस बिंदु पर था तो पिंड का वेग u था, अगर पिंड इस बिंदु पर आ जाए तो इस बिंदु पर मान लो पिंड का वेग v हो जाता है। तो अब घटक करेंगे तो यहाँ से दोनों अक्षों पर लंब डालेंगे, तो एक जो घटक x अक्ष की दिशा में तो ये vx होगा, और ये वाला घटक y अक्ष की दिशा में तो vy होगा। क्षैतिज घटक देख रहे हैं उसी दिशा में है, लेकिन जो ऊर्ध्व घटक है वो यहाँ पर बदल जाएगा। जब इस बिंदु पर आ जाएंगे तो जो घटक है वो यहाँ की ओर हो जाएगा, तो हम देखेंगे यहाँ पर पिंड का ऊर्ध्व घटक रहता ही नहीं है, पूरा का पूरा वेग क्षैतिज दिशा में ही हो जाता है। तो पूरा जो वेग है u वो पूरा क्षैतिज दिशा में हो जाएगा। अब अगर इस बिंदु पर आ जाए तो इस बिंदु पर अगर हम आएंगे तो इस बिंदु पर वेग v था, और इस बिंदु पर आने पर भी पिंड का वेग v हो जाएगा। तो यहाँ भी वेग v है और यहाँ पर भी वेग बिल्कुल सेम ऊंचाई पर है, इसलिए दोनों ऊंचाइयों पर वेग समान होंगे। इसके घटक करेंगे तो यहाँ से दोनों अक्षों पर लंब डालेंगे, तो ये घटक x अक्ष की दिशा में है तो vx होगा, और ये घटक y अक्ष की दिशा में है तो vy होगा। तो हम देख रहे हैं कि क्षैतिज घटक की दिशाएं बिल्कुल नहीं बदल रही हैं, लेकिन ऊर्ध्व घटक पहले ऊपर की ओर थे, अब नीचे की ओर आ गए। यहाँ ऊर्ध्व घटक था ही नहीं। इस बिंदु पर आएंगे तो यहाँ वेग u था, लौट कर आने पर यहाँ भी वेग u हो जाएगा। अब इसके घटक करेंगे तो एक लंब यहाँ से डालेंगे और एक लंब यहाँ से डालेंगे। ये x अक्ष की दिशा में तो ux होगा, और ये y अक्ष की दिशा में है तो uy हो जाएगा। क्षैतिज घटक हम देख रहे हैं पूरी गति के दौरान अपरिवर्तित है, हर जगह वेग उसका ux उसी दिशा में है, लेकिन जो uy वेग है, सॉरी जो ऊर्ध्व घटक वाला वेग है वो निरंतर क्या हो रहा है, परिवर्तित होता जा रहा है। अब हम देखेंगे कि जब पिंड को हमने क्षैतिज से थीटा कोण पर फेंका था तो पिंड इस तरह से गति करने लगा था, तो पिंड ने क्षैतिज दिशा में कुछ दूरी तय की थी, तो पिंड ने क्षैतिज दिशा में जो दूरी तय की है वो x दूरी तय की है, और पिंड कुछ ऊपर की ओर की है तो ऊर्ध्व दिशा में उसने जो दूरी तय की है वो y दूरी तय की है। तो हम देखेंगे कि पिंड का क्षैतिज दिशा में विस्थापन कितना होगा। तो यहाँ पर हम पिंड का अगर क्षैतिज दिशा में विस्थापन निकालें तो हम देख रहे हैं कि ये पूरी जो गति हो रही है वो t समय में हो रही है। पूरी गति को तय करने में समय t लग रहा है, तो t समय में अगर पिंड का क्षैतिज दिशा में विस्थापन देखते हैं कि पिंड क्षैतिज दिशा में पिंड के वेग में कोई परिवर्तन है, अर्थात पिंड का वेग एक समान रहता है। और जब भी कोई गति समान चाल से होती है तो उसके लिए सीधा फॉर्मूला लगता है दूरी बराबर चाल गुणा समय। तो क्षैतिज दिशा में हम देखते हैं पिंड ने दूरी तय की है x, और ये x दूरी क्षैतिज वेग से तय की होगी, और जितना समय लगेगा वो समय लग देंगे। तो दूरी क्षैतिज दिशा में x तय की है, क्षैतिज दिशा में पिंड का वेग u cos थीटा है और समय t लग रहा है। यहाँ से t निकालेंगे तो u cos थीटा बटे में आ जाएगा, तो t इक्वल हो जाएगा x अपॉन u cos थीटा। अब हम देखेंगे कि t समय में पिंड कुछ ऊपर की ओर भी उसने दूरी तय की है, ऊर्ध्व दिशा में भी कुछ दूरी तय की है, तो यहाँ पर t समय में पिंड ने ऊर्ध्व दिशा में y दूरी तय की है, और जब पिंड ऊपर की ओर जा रहा है तो क्या हो रहा है, उसके वेग निरंतर गुरुत्वीय त्वरण के कारण बदल रहा है, और जब गुरुत्वीय त्वरण के कारण उसका वेग बदल रहा है तो यहाँ पर हमें गति का समीकरण लगाना होगा। तो दूरी निकालने के लिए, हाइट निकालने के लिए फॉर्मूला होता है गति समीकरण का h बराबर ut प्लस हाफ gt स्क्वायर। लेकिन पिंड ऊपर की ओर जा रहा है, और जब पिंड ऊपर की ओर जा रहा है तो फॉर्मूला माइनस में लगेगा, क्योंकि हमें पता है गुरुत्वाकर्षण बल नीचे की ओर लगता है जबकि पिंड ऊपर की ओर जा रहा है, इसलिए समीकरण माइनस में लगाएंगे। तो यही वाला समीकरण हमने यहाँ यूज किया है। तो हम देखते हैं जब पिंड ऊपर की ओर जा रहा है तो उसने दूरी y तय की है, तो h की जगह y लगा देंगे बराबर u वेग है, लेकिन जब पिंड ऊर्ध्व दिशा में दूरी तय कर रहा है तो वह uy वेग से दूरी तय कर रहा है, इसलिए u की जगह पे uy आएगा, और समय इसका t है। समीकरण माइनस में लगाना होगा क्योंकि पिंड ऊपर की ओर जा रहा है। 1/2 गुरुत्वीय त्वरण g और समय t लग रहा है, तो y बराबर uy, जो uy का मान रख देंगे u sin थीटा है इंटू t की वैल्यू है x अपॉन u cos थीटा, माइनस 1/2 g जो को तो रखेंगे, t की वैल्यू फिर से रख देंगे x अपॉन u cos थीटा, t का स्क्वायर है तो यहाँ स्क्वायर कर देंगे, y बराबर u से u कट जाएगा, साइन थीटा बटे कॉस थीटा टेन थीटा हो जाएगा, x जो को तो लिख देंगे, तो y बराबर x टेन थीटा माइनस 1/2 g x का स्क्वायर x स्क्वायर अपॉन u का स्क्वायर u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो इस तरह से ये समीकरण निकल के आ गया। अब इस समीकरण से हम कैसे बता देंगे कि प्रक्षेप का पथ परवलयाकार होता है,
तो आप लोग मैथ में ये सारी चीजें पढ़ोगे, दीर्घवृत्त है, परवलय है, अति परवलय है, ये सारी चीजें आप लोग पढ़ोगे। तो उसमें जब आप मैथ में पढ़ोगे तो देखोगे कि जो अगर कोई भी आकृति परवलय की होती है तो उसके लिए समीकरण होता है y बराबर ax माइनस बी एक्स स्क्वायर। जैसे आपने मैथ में द्विघात समीकरण पढ़ा है तो द्विघात समीकरण इस रूप में होता है। इसी तरह से क्या होता है कि परवलय होता है तो उस परवलय का समीकरण होता है ax माइनस बी एक्स स्क्वायर। तो अगर कोई भी गति का समीकरण ax माइनस बी एक्स स्क्वायर के रूप में आ जाए तो वह परवलय होता है।